सर्जरी होती है उसको हटा दिया जाए, क्योर हो जाता है। हमारी कोशिश इन्हीं 2 चरण में ज़्यादा होनी चाहिए कि प्री कैंसर, अर्ली कैंसर डिटेक्ट हो, और बेस्ट होगा अगर इसको रोक सकें, प्रिवेंटेबल। यानी कि बेस्ट होगा कि रोक सके, जिसका जो तरीका है वो वैक्सीनेशन है। 9 से 14 साल के बच्चों को आप वैक्सीनेट, जितना ज्यादा जागरूकता होगी, जितना ज्यादा वैक्सीनेशन को आप तवज्जो देंगे, इस कैंसर के चांसेस उतने कम होंगे। क्या एक बार वैक्सीनेट होने का मतलब है कि अब नहीं होगा, ये है पूरा श्योर है? नहीं, इस देखिए हर वैक्सीन का प्रोटेक्शन रेट है 70% से लेकर 90% तक। कंपनी क्लेम कर रही है अपने अपने अलग अलग ट्रायल में कि इसका प्रोटेक्शन 100 लोगों को लगा रहे हैं तो किसी में 70, किसी में 80, इस तरह से प्रोटेक्शन आ रहा है जी। तो इसका मतलब है 100% प्रोटेक्शन तो हो नहीं रहा है। अगर इसमें आप कंबाइन करते हैं प्राइवेट पार्ट हाइजीन, मतलब स्कूल जाने वाली बच्ची और बच्चे दोनों को प्राइवेट पार्ट हाइजीन की ट्रेनिंग दी जाए, मेंस्ट्रुएशन के समय पैड कैसे इस्तेमाल करना है, टेम्पोन का कैसे ख्याल करना है। बहुत महत्वपूर्ण है कि घर में तौलिया या जो भी चीज, कपड़े प्राइवेट पार्ट के संपर्क में आते हैं वो एक दूसरे से शेयर ना करें, वो बेहतर होगा। स्पेशली बच्चियों को स्पेशली बच्चियों को। और बच्चों को इसलिए करना है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन बच्चे ही एचपीवी लेके लड़कियों में करेंगे, तो बच्चे को भी जागरूक होना है। और अगर इसको कंबाइन कर दें वैक्सीनेशन प्लस प्राइवेट पार्ट हाइजीन, तो प्रोटेक्शन रेट काफी ऊपर चला जाएगा। लेकिन इसमें कॉमर्शियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है प्राइवेट पार्ट हाइजीन ट्रेनिंग में, तो इसलिए बहुत ज्यादा लोग एक्टिव नहीं है इसके लिए जी। तो यहाँ एक और बात समझना चाहूंगी, क्या वैक्सीन कौन सा लेना है, ये इसको लेकर भी कुछ है हमारे पास कि किस वैक्सीन को ले, हम प्राइवेट डॉक्टर के पास जाए या फिर सरकारी डॉक्टर के पास जाए, हॉस्पिटल कौन सा चयन करें, क्या उस पर भी कुछ निर्भर है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डॉक्टर तो डॉक्टर है, वैक्सीन है। अब वैक्सीन कौन सा ले, इसमें जरूर है कुछ खास बात। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के स्ट्रेन होते हैं, मतलब आपने कोविड के समय सुना होगा डेल्टा, ओमिक्रॉन, इस तरह के इसके भी स्ट्रेन हैं। हाँ। 16 और 18 2 स्ट्रेन सबसे कॉमन है सर्विकल कैंसर कराने में। तो उसको कहते हैं इन दोनों के खिलाफ जो वैक्सीन है उसको बाईवैलेंट वैक्सीन, मतलब 2 स्ट्रेन के खिलाफ लड़ने वाला वैक्सीन। तो ये सबसे सस्ता है और सबसे ये है। दूसरा आया जिसमें 4 स्ट्रेन है और एक में 5 स्ट्रेन है। तो देखिए बेस्ट तो है 5 स्ट्रेन वाला वैक्सीन, लेकिन थोड़ा भी महंगा है। इंडिया में भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन लेके आ रहा है, उस पर 4 स्ट्रेन क्लेम कर रहा है, कॉस्ट भी थोड़ा रिड्यूस करने की बात कर रहा है। अगर आ जाता है तो मिनिमम 4 स्ट्रेन तो जरूर लें, सरकारी में लें, प्राइवेट में लें, किसी डॉक्टर से लें। प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन वैक्सीन हो, मतलब वैक्सीन कहीं ऐसी जगह ना रखा हो जो डिस्ट्रॉय हो चुका हो, कोल्ड चेन मेंटेन हो, आप बिल्कुल लें। और उसका ड्यूरेशन भी है अलग अलग एज के हिसाब से, 2 डोज है और 3 डोज है, मतलब आज ले लें 0, इसके बाद कुछ कंपनी है जो कहती है 1 महीने बाद, और 3rd डोज 6 महीने बाद। हाँ। कुछ कंपनी है 0, मतलब आज लें, और 6 महीने बाद दूसरी डोज ले लें। और 26 साल के अंदर अगर लगा रहे हैं, मतलब 14 के बाद, तो 3 डोज जरूरी है जी। इस पर और विस्तार से आपसे जानेंगे। सर्विकल कैंसर, जो महिलाएं एक बार सेक्सुअल लाइफ में आ गई हैं, यानी कि जो शादीशुदा जिंदगी निभा रही हैं, तो उनके लिए क्या है, वो कब कब टेस्ट कराएं, और अगर टेस्ट में नेगेटिव आता है तब उसके आगे क्या करें? क्या वो मुतमईन हो जाए कि उन्हें कोई अब समस्या नहीं है, या फिर आगे होने की संभावना है, डर है, तो आगे भी टेस्ट कराते रहना चाहिए? जी देखिए, डरना तो बिल्कुल नहीं है। विज्ञान हर समय आपके डर को खत्म करता है और विज्ञान को ही करना भी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया कि अब जो मैरिड हैं या एक्टिव सेक्सुअल लाइफ में हैं और वैक्सीन अभी आई है, उन्होंने नहीं लिया है, क्या करना है? पहली बात, स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग करने से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वहां ज्यादा जमा होगा, ज्यादा लंबे समय तक रहेगा, रिस्क बढ़ाएगा। दूसरा, मल्टीपल पार्टनर अवॉइड करें, अन्यथा कॉन्डोम या बैरियर मेथड का इस्तेमाल करें। जो पुरुष हैं उनके भी अगर मल्टीपल पार्टनर हैं, महिला के मल्टीपल पार्टनर नहीं है, तो भी रिस्क रहेगा एचपीवी ट्रांसमिशन का, इसका ध्यान दें। इम्यूनिटी ठीक करने के लिए आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जो नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये खाएं, क्योंकि ये फाइट है बिटवीन वायरस एंड बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। अगर आपका डिफेंस मैकेनिज्म ठीक है, वायरस आ भी गया तो उसको वॉश आउट कर देगा। और प्राइवेट पार्ट हाइजीन महिलाओं के लिए जो मैरिड हैं, सेक्सुअली एक्टिव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैड का इस्तेमाल फ्रिक्वेंट चेंज करें। कहीं भी कॉमन बाथरूम, टॉयलेट में जाएं तो अपने क्लीनिंग का ध्यान दें। इन छोटे छोटे चीज़ों का बदलाव करें, बिल्कुल चांस नहीं। अब आ गया कि अब उन्होंने टेस्ट कराया जी, 3 साल आपने जांच कराई, आपका ये नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस डीएनए नहीं आ रहा है, तो मतलब आप कंटामिनेटेड नहीं है। तब हम कहते हैं रिकमेंडेशन कि एवरी 3 ईयर
पैप टेस्ट आप करा लें टिल द टाइम जब आपका मेंस्ट्रुएशन आ रहा है। और अगर एचपीवी डीएनए पॉजिटिव आ रहा है तब आपको फॉलोअप की जरूरत होगी, जिसमें कॉल्पोस्कोपी और अलग जांचें होती है, उसको कराना चाहिए। जी, अब अगला सवाल ये आता है कि क्या इसका कोई लक्षण भी है? जी, कोई लक्षण है? जैसे बाकी कैंसर में कुछ ना कुछ लक्षण है, चाहे वो सांस का हो, ब्लड कैंसर हो या फिर फेफड़ों का कैंसर हो, कोई ना कोई लक्षण आ जाते हैं जिससे पता चलता है कि शरीर में सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी एबनॉर्मल है, और फिर जाते हैं हम टेस्ट कराने के लिए। क्या इसके भी कुछ लक्षण हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत खास बात है ये कि इसके लक्षण ऐसे हैं जो महिलाओं की कॉमन इश्यूज हैं उसी से मिलते जुलते लक्षण है, तो लोग इग्नोर कर देते हैं। घर में माँ मौसी कहती है हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है। असामान्य कुछ भी हो, सामान्य क्या है, तो मेंस्ट्रुएशन 28 दिन या 30 दिन में आ रहा है आपका, ये सामान्य बात हो गई जी। असामान्य हुआ इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब 14-15 दिन में आ गया, फिर से 1 महीने में फिर आया। कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग, जिसमें आप संभोग कर रहे हैं उसमें ब्लीडिंग हो जाए। फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज कॉमन होता है महिलाओं में, लेकिन उसमें बदबू आने लगे, रिस्क है। पेल्विक पेन, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, आमतौर पे मान लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड हो, लेकिन अगर परसिस्ट कर रहा हो तो आप उसकी जांच कराएं, ये कॉमन है। और अगर ग्रोथ बड़ी हो गई तो कभी कोई मांस का टुकड़ा जैसा निकलता है, उसको भी लोग इग्नोर करते हैं कि क्लॉट जमा होगा। तो ये कॉमन चीजें जो महिलाओं के साथ होती है, उस लक्षण कैंसर के उसी से मिलते जुलते हैं, लेकिन असामान्य जब होने लगे तो आप बिल्कुल उसकी जांच करा लें। बिल्कुल। और अगर कुछ ऐसे स्टेज में पहुंच गए जहां पर ऑपरेट करना जरूरी है, जो कहते हैं बच्चेदानी निकालना पड़ जाए, जब महिलाओं की एज 45-50 या जब वो अब बच्चे नहीं करना चाहती है, उस एज में पहुंच गई, तब ऑपरेट करना, और अगर अर्ली एज है, क्या वैसे केसेस भी आपकी लाइफ में आए जिसमें 25-30 साल की लड़कियों को भी ऑपरेट करने की जरूरत पड़ी हो? जी बिल्कुल। सर्विकल कैंसर में जिसको हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल, मतलब जब मासिक धर्म चल रहा है उसके पहले सर्विकल कैंसर डिटेक्ट होगा, ऑपरेट करना पड़ता है, बच्चेदानी और जैसा मैंने दिखाया सर्विक्स, इसको निकाल दिया। लेकिन इसमें हम प्री मेनोपॉजल, मतलब मेंस्ट्रुएशन के पहले जिनका ऑपरेशन करते हैं, ओवरी बचा देते हैं एटलीस्ट एक साइड, ताकि फीमेल को पोस्ट मेनोपॉजल लक्षण ना आए, मतलब हार्मोन की डेफिशिएंसी ना हो। और जो पोस्ट मेनोपॉजल होती है उनमें ओवरी अगर सेक्रीफाइस भी करते हैं तो ऑलरेडी उनका हार्मोन लेवल डाउन हो चुका, उनको दिक्कत नहीं होती है। जी, जो एक बहुत बड़ा सवाल होता है लोगों के जहन में, और एक डर भी होता है कि ऑपरेट किया तो क्या फिर वो चाइल्ड कंसीव नहीं कर सकती वो महिला फिर कभी? जी बिल्कुल, बच्चेदानी के मुंह का ही कैंसर है, और जब स्टेज आ गया, स्टेज 1 स्टेज 2, तो ऑपरेशन करने में पूरी बच्चेदानी निकलती है, तो इसलिए कंसीव नहीं कर पाती हैं, ये सच है। लेकिन आमतौर पे देखिए मैक्सिमम महिलाएं इस सर्विकल कैंसर लेके जब आती है तो ऑलरेडी उनका फैमिली कंप्लीट हो चुका होता है। और खास बात देखिए, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ, मतलब बच्चे जितने ज्यादा होंगे तो सर्विकल कैंसर का चांस उतना ज्यादा बढ़ता है, तो इसलिए वो भी कनेक्टेड है इससे। आमतौर पे इस तरह केसेस नहीं आते हैं जिन्होंने अभी शादी नहीं की है और बच्चे नहीं हुए हैं, उसका इंसिडेंस सिर्फ 5% है, जो जेनेटिकल सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, एंडोसर्विकल कैनाल का होता है। जी, ये आखिर में ये सवाल जरूर करना चाहूंगी, अगर किसी घर में ये केस पहले से है सर्विकल कैंसर, किसी माँ या फिर नानी या फिर किसी भी महिला को, क्या उसके हेरिडेटरी ही आगे भी बढ़ता है? ऐसा भी कोई डर होता है? सिर्फ 5% सर्विकल कैंसर जेनेटिक है, जो लेस देन 40 ईयर्स में हो जाएगा, 40 साल के पहले हो जाएगा। बाकी सर्विकल कैंसर स्पोरेडिक है, मतलब उसी फीमेल के एब्नॉर्मलिटी के कारण होगा, इन्फेक्शन के कारण। अब आप सोच सकते हैं कि कुछ ऐसे केसेस आते हैं रूरल एरिया से या बहुत स्लम में रहने वाले लोगों में कि पुष्ट दर पुष्ट या कई बार इस तरह से जो क्राउडेड प्लेस में रह रहे हैं उनको सर्विकल कैंसर कई फीमेल में हुआ। उसके पीछे की वजह आपको मालूम है, ये जेनेटिक नहीं है। क्राउडेड प्लेस, शेयरिंग सेम टॉवेल, ओके, हाइजीन की कमी कि आपने इन्फेक्टेड चीजों का इस्तेमाल किया, सारी महिलाएं इन्फेक्ट हुई और सब में, अच्छा स्लम में रह रही हैं तो इम्यूनिटी भी डाउन है, न्यूट्रिशन भी गड़बड़ है, इन सबको मिला जुला के आप देखें क्लस्टर, फैमिली क्लस्टर ऑफ सर्विकल कैंसर,
तो वो केसेस बढ़ जाते हैं। वो केसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई डॉक्टर साहब। पहली बात कि आपको जागरूक होना है, सभी को जागरूक होना है। 9 से 14 साल की उम्र में लड़कियों को वैक्सीनेट कीजिए। दूसरा, हाइजीन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाइजीन का ख्याल रखना है, खासकर बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए भी। आप जैसे बताते हैं कि सिर्फ एक तरफ नहीं, बच्चों को भी जागरूक करना होगा, उनको भी हाइजीन रखना होगा। और इस तरह से आप सर्विकल कैंसर से लड़ सकते हैं, बचाव भी कर सकते हैं। और अगर अर्ली स्टेज में आपने जागरूक है तो अर्ली स्टेज में पकड़ लिया, डिटेक्ट कर लिया, तो फिर इसकी बात समझना बहुत जरूरी है कि सेम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस थ्रोट कैंसर के लिए, माउथ कैंसर के लिए जिम्मेदार है, और पिनाइल कैंसर मतलब लिंग का कैंसर, तो बच्चों को भी बचाना है। और जो चलता है टैगलाइन कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कहता हूं बच्चों को समझाओ, बेटों को समझाओ, वो भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी सवालों का जवाब देने के लिए। सर्विकल कैंसर के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है, लड़ना होगा, मिलकर लड़ना होगा, तो ये जो एक खतरा बढ़ता जा रहा है इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका स्टूडियो में शामिल होने के लिए। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।